हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस सेशन में, इस सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। और जो रीजनिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग तो उसमें एक टॉपिक रहता ही है। और रीजनिंग से आप अपने स्कोर को बहुत 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 आगे तक लेकर के जा सकते हैं। जैसे अगर मैं एसएससी की बात करूं तो रीजनिंग जो है उसके 25 क्वेश्चंस फ्रेंड्स आते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी आपको टारगेट मिल जाता है सीधे 50 मार्क्स का। आप इजीली, बड़े आसानी से रीजनिंग में 50 ऑन 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये जो वीडियोस अब मैं रीजनिंग के डालने वाली हूँ मेरे चैनल पे, इसमें आपको रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स की बेहद आसान और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी, जिससे कि आप विद इन सेकेंड्स आप अपने एग्ज़ाम में जो है आंसर कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे से शॉर्ट ट्रिक्स और बड़ी आसानी से रीजनिंग को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी रीजनिंग पे वीडियोस हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जितना आप शेयर करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आप अपने दोस्तों की, अपने साथ की जो तैयारी कर रहे हैं उन साथियों की आप और मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, जिस टॉपिक का वीडियो है और उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आसानी से उसमें आप कमेंट डाल दीजिए, अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं उसका क्विक से क्विक रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कट ऑफ से बहुत आगे लेके जाता है। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन मैथ्स का है, कुछ इंग्लिश का रहता है, कुछ करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज का रहता है और एक पोर्शन है रीजनिंग। फ्रेंड्स, देखने में एज कंपेयर हम कहते हैं कि रीजनिंग बेहद आसान है, लेकिन काफ़ी बार बच्चे जो हैं उसको आसान समझते समझते उसको इग्नोर करते हैं। और जितने बच्चे रह जाते हैं वो इसी कारण से रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी और रीजनिंग को आसान समझते हुए उसको नज़रअंदाज कर दिया। फ्रेंड्स, रीजनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को बहुत आगे लेकर जा सकता है ना। और इसके अलावा देखिए, हम कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मार्क्स तो होता ही है फ्रेंड्स, लेकिन आप ज़रा समझिए कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब लेते हैं, चाहे आप कैट का है, क्लैट का एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, मतलब वहाँ तक रीजनिंग का एक पोर्शन रहता है। नेट का एग्ज़ाम है ना। तो आप ज़रा ये सोचिए कि ऐसा क्यों है कि रीजनिंग को इतना इम्पॉर्टेंट माना गया है कि उसको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रीजनिंग इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि स्कोर तो है ही अपनी जगह, पर मेन बेसिक पर्पस रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाने का ये रहता है कि इन रीजनिंग को करते करते आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो इस तरह से नर्चर हो जाता है, इस तरह से डेवलप हो जाता है कि आप जो है, आप में जो डिसीजन मेकिंग पावर है, चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया है वो बदल जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि देखिए, आप जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो डेफिनेटली मेरी यही दुआ है कि डेफिनेटली आप एक ना एक दिन
ऑफिसर की पोजीशन होल्ड करेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए जब आप ऑफिसर बन जाएंगे और चीज़ों को आम लोगों की तरह ही देखेंगे तो आप सही और एक्यूरेट डिसीजन कैसे ले पाएंगे। आप कभी किसी ऑफिसर से मिले हो तो आपने देखा होगा कि उनके सोचने का तरीका हम आम लोगों से काफ़ी अलग होता है। वो अलग इसीलिए होता है क्योंकि उनका माइंड जो है वो चीज़ों को 360 डिग्री एंगल, उनमें एनालिटिकल थिंकिंग, चीज़ों को सही गलत रिलेट करना, वो सब उनको धीरे 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 आ जाता है। तो रीजनिंग जो है वो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग पावर है उसको एनहांस करता है और मार्क्स को तो एनहांस करता ही है। तो ये आपके लॉजिक को बढ़ाने के साथ साथ आपके मार्क्स को भी बढ़ाएगा। तो इसलिए रीजनिंग हमको दोनों ही चीज़ों को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज के टॉपिक पे आ जाती हूँ कि आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ जो सबसे पहले टॉपिक ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ एनालॉजी। फ्रेंड्स, एनालॉजी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, चाहे वो सीजीएल है चाहे सीएचएसएल है, तो एसएससी एग्ज़ाम में एनालॉजी से 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और गए हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, एनालॉजी, कोई भी पेपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो एनालॉजी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले पिक किया है। आगे हम इसके डेप्थ में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम आगे बढ़े उससे पहले हम एनालॉजी वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलर रिलेशनशिप, सिमिलर रिलेशनशिप, यानी कि सिमिलर बोल लीजिए आप, कॉमन बोल लीजिए या आप सेम बोल लीजिए, ये सब एक ही बात है। और हिंदी में एनालॉजी को बोलते हैं सादृश्यता। क्या बोलते हैं? सादृश्यता। ठीक है, मतलब समान रूप से देखना है, समान रूप से देखना है। क्या देखना है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर एनालॉजी में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उस क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को हमको समझना होता है और उसी हिसाब से आंसर देना होता है। कैसा क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इस हिसाब से बना रही हूँ, ये मान के मैं चल रही हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मालूम है। मैं बिल्कुल बेस से इसको स्टार्ट कर रही हूँ, एक एक बात को मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का चांस 0 हो जाए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए, सारे के सारे सवाल सही जाने चाहिए। इसके लिए बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है और वो ही मेरी कोशिश है इन वीडियोस में। इसीलिए परेशान न हो, जो भी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो ज़रूर आपके कहीं ना कहीं काम आएगी, इसलिए आप इसको डीपली समझें। एनालॉजी मतलब कॉमन या सेम रिलेशनशिप, है ना। तो कॉमन या सेम रिलेशनशिप का मतलब क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो एनालॉजी है ना, उसमें हमसे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में कितने तरह के सवाल जो है वो एनालॉजी के आ सकते हैं। तो एनालॉजी जो होती है दोस्तों वो 3 तरह की होती है। There are 3 types of analogies। पहली जो है वो आप कहोगे वर्ड एनालॉजी, पहली जो है वो वर्ड एनालॉजी है। उसके बाद अल्फाबेट एनालॉजी है और जो तीसरी है वो है नंबर एनालॉजी, वो है नंबर एनालॉजी।
है ना फ्रेंड्स। तो एनालॉजी जो होती है वो 3 तरह की होती है। वर्ड्स को लेकर आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, और नंबर से रिलेटेड भी जो है आपसे रिलेशनशिप पूछा जा सकता है। अब ये कैसे होता है वो हम एक एक करके समझेंगे। और आज के इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है वर्ड एनालॉजी। आज हम समझेंगे वर्ड एनालॉजी के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी को फ्रेंड्स कैसे समझा जाता है और कैसे सीखा जाता है तो वो हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में किस तरह का सवाल, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे पहले बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पैटर्न ऐसा रहता है कि वो जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आपका जो सवाल होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ठीक है। और उनके बीच में इस तरह के 4 ये जो डॉट्स है ये दिए हुए होंगे। इसका मतलब होता है इन अ सेम वे, ठीक इसी प्रकार, ठीक है, ठीक इसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर सेट 1 में आपको जो है 2 शब्द रहेंगे जिनके बीच में कोई रिलेशन होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे दिया हुआ है न्यू दिल्ली, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया, ठीक है। ये एक सेट हो गया। अब उसी तरह यहाँ पर आपको दे दिया क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे वो बोल रहा है अफगानिस्तान, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये होता है क्वेश्चन का पैटर्न, यानी कि इस क्वेश्चन में एक सेट में तो मुझे पूरा रिलेशन समझाया हुआ है और वही रिलेशन मुझे यहाँ पर समझकर अप्लाई करना है यहाँ पर। तो अगर मैं समझूं तो न्यू दिल्ली और इंडिया में क्या कनेक्शन, क्या रिलेशन हो सकता है, तो हम ये सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक कंट्री है ना, और न्यू दिल्ली जो है वो उसकी क्या है, कैपिटल है। तो मुझे यहाँ पे रिलेशन समझ में आ गया कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो कंट्री और उसकी कैपिटल का है। तो ये रिलेशन समझ के मुझे ये रिलेशन दूसरे सेट पे भी क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर भी क्या आएगी, कैपिटल आएगी, ठीक है, और यहाँ पे मुझे कंट्री अफगानिस्तान दे रखी है, ठीक है, दे रखा है मुझे। अब मुझे यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसे मुझे दे दिया लाहौर, मुझे दे दिया रावलपिंडी, मुझे दे दिया इस्लामाबाद, और मुझे दे दिया मान लीजिए काबुल, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये मुझे ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको बताना है कि अफगानिस्तान एक कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या है। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि उसकी कैपिटल क्या है। अब आप कहेंगे कि इसके लिए तो मुझे हर कंट्री की कैपिटल याद होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको हर कंट्री की कैपिटल याद होनी चाहिए। आपको हमारा जो इंडिया है उसके 29 स्टेट्स हैं, उन हर स्टेट की कैपिटल याद होनी चाहिए। आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज जो होती है उनको याद रखना है। तो आप कहेंगे कि फिर इतना हम कैसे याद रखेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स मेरे आने वाले वीडियो में आपको मैं इन सब को याद रखने की ट्रिक सिखाऊंगी। मैं आपको ऐसे ट्रिक सिखाऊंगी कि आप अपनी लाइफ में कभी भी उस कंट्री की कैपिटल नहीं भूलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं एक एक करके सारी बातें सिखा दूंगी, ठीक है। कंट्रीज की कैपिटल कैसे याद रखनी है वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है
कि अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, तो मैं इसका आंसर दे देती हूँ। उसका कैपिटल है काबुल। अब आप इस बात को कैसे याद रखेंगे, एक छोटा सा मैं आपको सैंपल बता देती हूँ कि मैं आपको कैसे याद कराने वाली हूँ ये सारी बातें। तो देखिए फ्रेंड्स, अफगानिस्तान कैसी कंट्री है, वहाँ पे मोस्टली कौन रहते हैं, मुस्लिम, है ना। अफगानिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मोस्टली जो धर्म अपनाया जाता है वो मुस्लिम धर्म अपनाया जाता है। और मुस्लिम्स की जब शादी होती है तो वो क्या बोलते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है ना। तो ये हो गई अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। तो इस तरह से खेल ही खेल में आप जो है कैपिटल और कंट्री की कैपिटल्स को याद कर सकते हैं। एक सैंपल मैंने आपको बता दिया, तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि इसका आंसर क्या जाएगा, काबुल जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या हमसे क्वेश्चन में हमेशा कंट्री और कैपिटल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। वर्ड एनालॉजी जब हम समझते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें अनलिमिटेड आपसे कॉम्बिनेशन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्री और कैपिटल पूछ लिया, और जैसा मैंने बताया स्टेट और कैपिटल पूछा जा सकता था आपसे। यहाँ पर कंट्री और उसकी जो करेंसी है वो पूछी जा सकती थी। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई वर्ड दे देते और उसका एंटोनिम मतलब अपोजिट पूछते, ठीक है। आपको कोई वर्ड दे देते और उसका सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, वो पूछते, ठीक है। तो ऐसे करते न जाने कितने रिलेशंस हैं। जैसे एनिमल और उनके यंग वन, उनके बेबीज को क्या कहते हैं वो पूछ लेते। एनिमल और उनके साउंड्स क्या क्या होते हैं वो पूछ लेते। एनिमल और उनके रहने की जगह का रिलेशन पूछ लेते कि जैसे लायन डेन में रहता है, ठीक है, तो वैसे ही हॉर्स कहाँ पे रहता है, ठीक है, तो हॉर्स स्टेबल में रहता है, तो ये पूछ लेते। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो कौन से फील्ड की स्टडी है। जैसे बॉटनी जो है, ठीक है, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, सॉरी, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इन द सेम वे जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो इस तरह से आपसे पूछ लेते। इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट पूछ लेते कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे थर्मोमीटर है, वो टेम्परेचर नापता है, उसी तरह से सिस्मोग्राफ क्या नापता है, क्या मेजर करता है ना, तो अर्थक्वेक मेजर करता है, तो ये रिलेशन पूछ लेते। आपसे पूछ लेते कि अगर कोई वर्कर है, उसका टूल ये है, जैसे राइटर का टूल होता है पेन, उसी तरह कारपेंटर का टूल क्या होता है, तो कारपेंटर का टूल होता है सॉ, जो आरी होती है वो होता है उसका टूल। तो ऐसे अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। अभी जो करंटली जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल का, उसी में आपसे पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन जो है, कोई ऑर्गन दे देते, उसकी डिजीज़ का कॉम्बिनेशन दे देते आपको, ठीक है। तो इस तरह से अनलिमिटेड जो है कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे इतने कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स एक साथ याद नहीं हो सकता। हम बुक से पढ़ के चीज़ों को मगअप करना, रटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको वही बातें अपने तरीके से नरेट कर दे, जैसा कि मैं करने वाली हूँ अपने वीडियोस में, तो आप शायद वीडियोस को देख देख के चीज़ों को याद रखेंगे कि हाँ मैम ने इसका ये बोला था, वो बोला था, तो शायद आपको वहाँ पे जल्दी से क्लिक कर जाए। और ये एक स्टडी है साइंस की जो ये कहती है कि किसी की बात कही हुई ज़्यादा याद रहती है, ना कि हम जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको याद रखना मुश्किल होता है, पर कोई जब उस बात को कह देता है तो वो जल्दी से, आसानी से याद हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहने वाली कि मैं आपके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आऊँगी। आपको सिर्फ ये करना है, मेरे वीडियोस को देखना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर इनको ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं आप लोगों के लिए ये सब कर रही हूँ, तो आपका भी ये ऑफ कोर्स ड्यूटी है कि आप भी इसको आगे से आगे पहुँचाएं,
है ना। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स की केयर करते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि ये एक क्वेश्चन हो गया, वैसे और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है आई, उसी तरह और नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं एक्जिमा और आपको ऑप्शन दे दिया ट्रैकोमा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे फर्स्ट सेट से रिलेशन को समझना है, उठाना है और उसको अप्लाई करना है दूसरे वाले पे। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आई एक ऑर्गन है, हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है। और ये जो है मायोपिया, ये आई से रिलेटेड डिजीज है। तो ये एक डिजीज का नाम है ना। यानी ये कह रहा है कि जो ऑर्गन है उसकी डिजीज का यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है। तो उसी तरह टीथ भी हमारा बॉडी का एक हिस्सा है, बॉडी का पार्ट है। उससे रिलेटेड कौन सी डिजीज जो है वो दे रखी है आपको नीचे ऑप्शन में। तो फर्स्ट जो है वो पायरिया है, कैटरेक्ट, एक्जिमा या ट्रैकोमा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, कैटरेक्ट जो होती है वो भी आई से रिलेटेड ही एक डिजीज है। एक्जिमा जो होती है वो स्किन रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। और ट्रैकोमा जो है ये हमारे लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो ये ट्रैक होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो टीथ की जो प्रॉब्लम है, टीथ की जो डिजीज है उसका नाम है पायरिया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वर्ड एनालॉजी की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको देखते ही ऑप्शन को टिक करना है, ना कोई कैलकुलेशन करनी है, ना कोई और ज़्यादा दिमाग लगाना है, बस रिलेशन उठाना है, उसी को यहाँ पे फिट बैठाना है और कुछ भी नहीं करना है ना। तो ये बहुत ही आसान जो है वो है आपके लिए, ठीक है। इससे आप आसानी से 2 या मतलब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहते हैं इसके, तो अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो 2 नंबर आपके पक्का है, और अगर 2 पूछ लिए तो 4 नंबर तो आपके ऐसे ही आ गए। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। जैसे कि calf is to cow, in a same way puppy is to। ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दिए डॉग, ऑप्शन बी आपको यहाँ पर दे दिया बिच, ऑप्शन सी यहाँ पर आपको दे दिया हॉर्स, ऑप्शन डी आपको दे दिया डोंकी। अब आपको यहाँ पर ये बताना है, रिलेशन ढूंढो पहले तो रिलेशन। तो यहाँ पर देखो रिलेशन क्या है, काफ और काऊ। काऊ एक एनिमल है, काऊ क्या है, एक एनिमल है, ठीक है। और उसके बेबी का नाम जो है, उसके बेबी का यंग वन का नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। बेबी को क्या बोलते हैं अपन, यंग वन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखो कि हमको एनिमल और यंग वन का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही रिलेशन यहाँ पर भी लगेगा। तो ये रिलेशन कह रहे हैं यहाँ पे यंग वन का नाम तो दे दिया आपको कि पप्पी। तो पप्पी जो है वो कौन से एनिमल के बेबी को कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। फ्रेंड्स, पहले भी ये क्वेश्चन जब मैंने मेरे स्टूडेंट्स को करवाया तो उनका मोस्टली आंसर, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। और वैसे फिलहाल अभी इसका मेरे को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मोस्टली बच्चों ने मुझे आंसर दिया ए, डॉग। शायद आपके मन में भी वही ऑप्शन चल रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो आंसर है ए, डॉग जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है।
क्यों गलत है फ्रेंड्स? अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, डॉग के बच्चे को ही तो पपी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपने यहाँ पे रिलेशन के साथ एक बारीकी नहीं देखी। देखो, अगर मुझे यहाँ ऑप्शन में सिर्फ डॉग दिया हुआ होता, बिच नहीं दिया हुआ होता, तो करेक्ट ऑप्शन डॉग होता। मैं अभी भी कह रही हूं, अगर बिच नहीं दिया हुआ होता तो डॉग होता, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा कि काऊ जो है वो पेरेंट है, काफ की पेरेंट है, लेकिन क्या है, काऊ फीमेल होती है। काऊ क्या है? फीमेल। यहाँ पे मुझे डॉग भी दिया हुआ है जो मेल होता है, और बिच किसको बोलते हैं? जो फीमेल डॉग होता है, फीमेल डॉग को बिच बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे फीमेल पेरेंट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उनकी माता जी का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पप्पी की भी माता जी का नाम हमको ढूंढना पड़ेगा, दैट इज बिच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, दैट इज बिच। इंटरेस्ट, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में कि एक सवाल हमको कभी कभी आसान लगता है और हम जल्दबाजी में बिना मतलब हमारे मार्क्स गवा बैठते हैं। हमको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। फायर इज एशेज इन अ सेम वे, एक्सप्लोजन इज रिलेटेड विद। देखिए यहां पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, एशेस मतलब होता है राख, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आग लगने की वजह से लास्ट में जो चीज बचती है वो राख है, यानी कारण कौन है? आग, ठीक है। कारण कौन है? आग है। तो ये कॉज हो गया, ठीक है। और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? राख। यहां मैं लिख देती हूँ राख, ठीक है। एंड रिजल्ट यानी उसका इफेक्ट क्या आया? इफेक्ट क्या आया? राख आया, ठीक है। उसी तरह ये आपसे पूछ रहा है कि अगर धमाका हो जाए, विस्फोट हो जाए, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, धमाका हो जाए तो उसका इफेक्ट यानी एक्सप्लोजन कारण बन जाएगा, तो उसका इफेक्ट यानी उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? आपको ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, साउंड, आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे डेथ, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डेब्रिस, और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एक और कुछ भी कर लीजिए, दैट इज साउंड, डेब्रिस एंड कोई भी ले लीजिए, फ्लेम ले लीजिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिस तरह से आग लगने की वजह से लास्ट में क्या बचती है? राख बचती है। वैसे ही अगर विस्फोट हो जाए, धमाका हो जाए, तो लास्ट में क्या बचेगा? साउंड बचेगा। वो तो धमाके के साथ होता है, एंड में थोड़ी ना बचता है। तो साउंड ऑप्शन गलत है। डेथ, हर विस्फोट से डेथ हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। रेलवे ट्रैक्स और बनाने के लिए पहाड़ों में विस्फोट किए जाते हैं, पर उससे किसी की डेथ होती है ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए हो सकती है, पर हमको आंसर ऐसा देना है जो बहुत ही करीब हो, जो एग्जैक्ट हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। डेब्रिस और फ्लेम, फ्लेम मतलब लपटे, तो हर विस्फोट से आग लगे और फ्लेम लपटे उठती भी है तो वो एंड रिजल्ट नहीं है। लपटे तो फायर में भी उठती है, पर एंड रिजल्ट क्या है? राख है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, जो कचरा बच जाता है लास्ट में वो। तो कोई भी विस्फोट होगा तो मलबा तो, कचरा तो होगा ही होगा। तो इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो डेब्रिस होगा, ना कि डेथ होगा, ठीक है। तो डेब्रिस जो है वो सही आंसर है। अब डेब्रिस वर्ड शायद बहुतों ने सुना भी ना हो, तो यही मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जितना आप वीडियोस को देखेंगे, मैं इस तरह के
हज़ारों सवाल आपके लिए लेकर आऊँगी। बने रहिए मेरे साथ और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, नहीं तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब मेरा वीडियो आया कब नहीं आया। बने रहिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू।